हेलो साथी, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। फिर अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन जो हल करने वाले हैं वो सेकंड ग्रेड का पेपर हल करने वाले हैं। कौन सा? 2018 के अंदर हुआ था सीनियर टीचर आपका, जो कि नॉन टीएसपी वाला जो आपका पेपर था। उसमें भी आपके दो पेपर थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप बी वाला जो आपका पेपर है वो अपन हल करने वाले हैं, ठीक है। जो कि आपके सामने भी लिखा, आप देख सकते हो, ग्रुप बी, जिसमें जीके का आपका पेपर था, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें कुछ सवाल आपके साइकोलॉजी के भी हैं। तो साइकोलॉजी के जो सवाल है वो अपन नहीं करेंगे। राजस्थान जीके और इंडिया जीके से रिलेटेड और राजस्थान राज्य व्यवस्था और इंडिया पॉलिटी के जो भी सवाल है वो सारे अपन हल करने वाले हैं। तो बढ़ता है पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा समय आपका बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे। पहला सवाल आपके सामने है, मोहम्मद आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर, पैरों पर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, सिर पर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? सिर पर। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको याद रखना। अब देखो, सिर के अपन अन्य आभूषणों की अगर बात कर ले तो सीसफुल, मोहम्मद जैसा आपका पूछा गया, साकली, देवाड़, टिड्डी, टीका, बोरलो, मांग पत्र, सिर मांग और रखड़ी। ये जो आपके हैं ये सिर के आभूषण है। एक बार वापस से मैं बता देता हूँ आपको। शीश फूल हो गया आपका, मेहमद हो गया, साकली, देवाड़, टीडी, टीका, बोरलो, मांग पत्र, सिर मांग। एक तो आपका मांग पत्र है, एक सिर मांग है, एक आपका रखड़ी है, ठीक है। कौन सा है? रखड़ी है। तो ये जो है आपके सिर के आभूषण है। आज देखो मैं कुछ आपको नया बताने वाला हूँ। नया क्या बताने वाला है कि कभी आपने सुना पेट का आभूषण कौन सा होता है? राजस्थान में जो पेट का आभूषण होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? देखो अच्छे से सुनना। पेट का आभूषण, पेट का आभूषण पहली बार ही सुना होगा आपने, और हो सकता है किसी बच्चे ने सुन भी रखा हो। लेकिन पेट का आभूषण कौन सा होता है? तो पेट का आभूषण जो होता है आपको बिल्कुल याद रखना। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो पेट का जो आपका आभूषण है कौन सा है? भम्भी। बिल्कुल आपको याद रखना, भम्भी। ये जो आभूषण आपका पेट में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? पेट में पहना जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। सॉरी गाइस, सॉरी। इसके अलावा आज अपन बात करेंगे आँख के आभूषण की। भाई आपने हाथ के भी सुने हैं, पैर के भी सुने हैं, बाजू के भी सुने हैं, कलाई के भी सुने हैं, ठीक है। लेकिन आँख का कौन सा आभूषण हो गया? तो एक आपका आँख का आभूषण होता है जिसे अपन कहते हैं बादली। बादली जो आपका है राजस्थान के अंदर, आँखों का आभूषण जो है उसे बादली कहा जाता है। मैंने आपको दो नई चीज़ें आपसे शेयर की हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि पेट का जो आभूषण है उसे भम्बी के नाम से जाना जाता है। दूसरा मैंने बताया आँखों का जो आपका आभूषण है उसे बादली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बादली। इसके अलावा मैंने सिर के आभूषण बताए, और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ दांतों के आभूषण, जो कि आपने उसमें से कुछ सुन रखे होंगे, कुछ आपने आपके लिए नए होंगे। तो देखो, एक तो आपका चूप, ठीक है। एक तो आपका चूप हो गया, जबकि चौप जो होता है ना, वो चीप और चौप ये नाक में पहना जाता है। ये चूप की बात कर रहा हूँ जो कि दांतों में पहना जाता है। एक आपका होता है रखन। एक तो आपका चूप हो गया, एक आपका रखन होता है। दूसरे की मैं बात कर लूँ तो एक होता है आपका धौंस। कौन सा होता है? धौंस। ये आपका धौंस हो गया, ठीक है। एक आपका होता है मैक। कौन सा होता है? मैक। एक आपका कौन सा होता है? कील होता है। कौन सा होता है? कील, ठीक है। तो ये 5 आभूषण मैंने आपको बताए, चूप, रखन, धौंस, मैक, कील। ये जो है ना आपके, ये दांतों का आभूषण है। राजस्थान के अंदर दांतों के जो आभूषण पहने जाते हैं वो मैंने आपको बताए, चूप, रखन, धौंस, मैक और कील, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ गले के आभूषण की कुछ। तो गले के अंदर राजस्थान में बहुत सारे आभूषण पहने जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट आभूषण जो आपको बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन्हीं को मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपका तीमणिया, पंचलड़ी, बज्जर पट्टी, खुगाली, हालरो। देखो सांसदी, ये पहली बार सुना होगा आपने। सांसदी जो आभूषण पहना जाता है आपके गले के अंदर पहना जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, चंपाकली, चंदनहार, नलहार, मोतीहार, कंठमाला, मटरमाला, चंद्रमाला, मोहनमाला, मांदलिया, तुलसी, टेवटा। कौन सा? टेवटा, आचोरी, बेहाम, मंगलसूत्री और कंठी। ये जो आपके गले में पहने जाते हैं, इसमें से देखो नए जो आभूषण है ना वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। एक तो आपका सांसदी हो गया, एक आपका आचोरी और बहाम, ये आपको याद रखना। देखो आजकल क्या होगा, एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा टफ हो गया क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए थोड़ा सा एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा हार्ड ही पूछता है बच्चों से।
जिससे कि बहुत सारे बच्चों को बाहर किया जा सके। अब 5,000 वैकेंसी के लिए अगर 20 लाख बच्चे बैठेंगे तो 19,95,000 को तो बाहर करना ही पड़ेगा। इसलिए पेपर का लेवल इतना आसान नहीं होता, इसलिए वो हार्ड पूछता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो आपको याद रखना सांसदी। कौन सा? सांसदी। एक तो ये आपका गला में पहना जाता है। नए जो है वो बता रहा हूँ मैं। एक आपका आचोरी, जो आपने पहली बार सुना होगा, आचोरी, ठीक है। एक जो आपका होता है ना, कौन सा होता है? बहाम, बेहाम। ये बेहाम, ये जो है 3 आभूषण मैंने आपको बताया गले के, जो कि आपके लिए नए होंगे। एक तो सांसदी, आंचूरी और बेहाम, ये भी आपके गले के आभूषण है, जो कि आपको याद रखना है। बाकी तो आपने लगभग लगभग सारे सुन रखे होंगे। तो अब बढ़ जाते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। विजयदान देता का संबंध है, तो बताना आपका कि विजयदान देता का जो संबंध है आपका किससे है? लोक कला से है, लोक संगीत से है, लोक नृत्य से है, लोक साहित्य से है। तो बिल्कुल विजयदान देता का जो आपका संबंध है किन से है, तो बिल्कुल आपको याद रखना ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनका जो संबंध है आपका किन से है? लोक साहित्य से। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका सही है। देखो विजयदान देता के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लें। तो विजयदान देता के पास 800 से अधिक लघु कथाएं हैं, जिनका अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अनुवाद भी किया गया। कोमल कोठारी के साथ उन्होंने रूपायन संस्थान की स्थापना भी करी थी, जो एक संस्थान है जो राजस्थानी लोक कथाएं, कला, संगीत के दस्तावेजीकरण करता है। ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इनकी कृति है जिसने बाता की फुलवारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बातारी फुलवारी। इसे ही इंग्लिश में बात कर ले तो गार्डन ऑफ टेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गार्डन ऑफ टेल्स। ठीक है, गार्डन ऑफ टेल्स। बातारा फुलवारी को अगर इंग्लिश में नाम दे दिया, आपसे पूछ ले जाओ कि ये कृति किनकी है, तो मैं बता सकता हूँ लगभग लगभग 90 से 95 जो बच्चे हैं एग्ज़ाम में बैठे हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी नाम पढ़ा ही नहीं हुआ इंग्लिश में। गार्डन ऑफ टेल्स होता है बातारी फुलवारी को, जो कहानियों के रूप में 14 खंडों में संग्रह है। ठीक है। इसके अलावा इनकी जो अन्य जो कथाएं हैं ना, उपन्यास है, उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगा, जिनके ऊपर फिल्में बन चुकी है, नाटक बन चुके हैं। जैसे एक आपकी है दुविधा। दुविधा जो कि इस पर मणिकौल द्वारा आपका फिल्म बना चुकी। इसके अलावा एक जो है आपकी चरणदास चोर। ठीक है, चरणदास चोर जो है ना, इसमें हबीब तनवीर और श्याम बेनेगल ने इस पर फिल्म बना दी है। ठीक है। एक मैं बात कर लूँ परिणीति। परिणीति पर अमोल पालकर, ठीक है, परिणीति अमोल पालकर की पहली फिल्म बनाई गई, पहली जो है ना, पहली, ये भी इनकी करती है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देख लो आपकी कौन सी है, आपकी जो देवी पे जोशी और काचली, लाइफ इन द स्लो, ये भी इनकी करती है। बिल्कुल इन पे भी फिल्म बन चुकी है, तो ये भी आपको याद रखनी। इसके अलावा भी इनकी जैसे और करती है, कौन कौन सी है, तो अल्कू हिटलर भी इनकी ही करती है, बिल्कुल आपको याद रखना। दुविधा भी इनकी है, चरणदास चोर भी इनकी है, पहली भी इनकी है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बातारा फुलवारी जो है इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि आपको याद रखना है। और इनका जो जन्म हुआ था वो बोरुंदा जोधपुर के अंदर हुआ था, जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य से मैं इसकी बात कर लूँ तो ये जोधपुर ग्रामीण में शामिल है। बोरुंदा आपका जोधपुर ग्रामीण के अंदर शामिल है, जोधपुर शहर में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? राठौड़, सिसोदिया, चौहान, प्रतिहार। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कि बिजोलिया अभिलेख का जो संबंध है आपका किन से है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये आपके चौहान वंश है। किससे? चौहान वंश है। इससे पहले देखो, मैं अगर थोड़ा सा मेरे को याद आया है, ये विजयदान देता के जो प्रमुख पुरस्कार हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल याद रखना। देखो 1974 की बात कर लूँ तो इन्हें राजस्थान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, राजस्थानी भाषा के लिए। इसके बाद 1992 में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार इन्हें मिला था। 1995 में मरुद्रा पुरस्कार दिया था इन्हें। 2002 में बिहारी पुरस्कार मिला है। 2006 में इन्हें साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार मिला है। और सबसे इम्पोर्टेंट 2007 के अंदर इन्हें पुरस्कार मिला है, कौन सा? पद्मश्री पुरस्कार। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये पुरस्कार भी आपको याद रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर लेता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर था, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी
का महत्वपूर्ण साधन है, तो चौहान इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखो इसके बारे में थोड़ी सी अगर मैं चर्चा कर लूँ, आपके बिजोलिया शिलालेख जो है या बिजोलिया अभिलेख जो है आपका, बिजोलिया अभिलेख एक तो आपको याद रखना 5 फरवरी, कब का है, 5 फरवरी 1170 ईस्वी का है, ठीक है। और ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया नामक स्थान पर पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया था, ठीक है, आपको याद रखना। बिजोलिया शिलालेख जैन श्रावक लोलाक के द्वारा मंदिर के निर्माण की स्मृति में बनवाया गया था। किनके द्वारा, जैन श्रावक जो थे लोलाक, उनके द्वारा बनवाया गया। जबकि इनके जो रचयिता है वो कौन है, तो गुणभद्र है, आपको याद रखना कौन है, गुणभद्र। बिजोलिया शिलालेख बनवाया किसने था, रचनाकार जो थे बनवाया था तो श्रावक लोलाक ने है, जबकि रचयिता जो है गुणभद्र है, ठीक है। इसके अलावा बिजोलिया शिलालेख से आपके सांबर और अजमेर के चौहानों की जानकारी मिलती है। एक तो आपके अजमेर के चौहान, एक आपके सांबर के चौहान की जो जानकारी मिलती है आपको, वो बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। और बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। भाई ये सवाल एग्जाम में कई बार आया है आपका, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कौन सा, आपका हो जाएगा वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। ठीक है, ये आपका पटवार प्री में भी पूछा गया, सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया आपका। इसके अलावा अदर एग्जाम में भी 3-4 बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, तो बिल्कुल आपको याद रखना, वापस से ये क्वेश्चन बनेगा कि बिजोलिया शिलालेख में कौन से वंश को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है, तो आपके चौहानों को बताया। किसको बताया, चौहानों को। बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक भी बताया है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। सवाल आपका ऐसा बनेगा कि निम्न कथ्यों में से कौन सा कथन है जो बिजोलिया शिलालेख से मैच नहीं खाता है, यानी बिजोलिया शिलालेख से अलग है। तो 4-5 कथन बिजोलिया शिलालेख से उठा लेंगे, एक नहीं उठाएंगे, वही आपका आंसर होने वाला। तो इसलिए सारी बातें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, ठीक है, 551 ईस्वी में, ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा अहिछत्रपुर नागौर को अपनी राजधानी भी बनाया था, ये भी बिजोलिया शिलालेख में आपको मिलता है। इसके अलावा देखो बिजोलिया शिलालेख के अंदर आपको बिल्कुल याद रखना कुछ क्षेत्रों के प्राचीन नाम दिए गए, ठीक है। जैसे जाबालीपुर को, जालोर को जाबालीपुर कहा गया, नाडोल को नड्डुल कहा गया, सांबर को शकंबरी कहा गया, दिल्ली को दिल्ली का कहा गया, भिनमाल को श्रीमाल कहा गया, मांडलगढ़ को मंडलेकर कहा गया। क्या कहा, मंडलेकर, मंडलेकर। और बिजोलिया का आपको विद्यावल्ली कहा गया। क्या कहा, विद्यनवल्ली, ठीक है। तो ये प्राचीन नाम भी आपको बिल्कुल याद रखने हैं, जो कि आपको बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। बिल्कुल ये हो गया आपका, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के भील सेना का कमांडर कौन था, ये आपको बताना है। तो देखो मैं बात कर लूँ तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के भील सेना का कमांडर जो था आपका, वो राणा पुंजा था। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन था, राणा पुंजा। अब देखो फर्स्ट ग्रेड में आपका ये सवाल पूछा गया था कि भाई कौन से शासक ने भीलों को अपनी सेना में मतलब प्रमुख पद दिए थे, तो उसका जो उत्तर था वो महाराणा प्रताप था। क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर 400 धनुर्धारी जो लिए थे वो भील जनजाति से लिए थे। इसके अलावा और बड़े बड़े जो अधिकारी पद भी है वो भी भीलों को दिए गए थे, ठीक है। और राणा पुंजा एकमात्र ऐसा भील था जिसने राणा की उपाधि धारण करी थी। ये जो परमिशन दी थी अपने महाराणा प्रताप द्वारा दी गई थी, एकमात्र ऐसा भील था जिसने अपने आगे राणा लगाया था, वो कौन था, राणा पुंजा था। बिल्कुल आपको याद रखना। देखो हल्दी घाटी के युद्ध की 2 तिथियां आती है, एक तो आपका 18 जून 1576 आती है, और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक आपकी जो आती है कौन सी आती है, तो आपको बिल्कुल याद रखना 21 जून 1576 आती है। दोनों ही तिथि आपकी बिल्कुल सही है। एग्जामिनर कभी भी दोनों तिथि एक साथ नहीं देगा, क्योंकि कुछ विद्वानों ने बताया कि 18 जून 1576 को हुआ था, कुछ विद्वानों का मानना है कि 21 जून 1576 को हुआ था। दोनों ही तिथि आपकी बिल्कुल सही है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एक तिथि आपको एग्जाम में मिलेगी। इसके अलावा देखो मैं बात कर लूँ तो महाराणा प्रताप की तरफ से जो लड़ रहे थे, कौन लड़ रहे थे, एक तो आपके राणा पुंजा, एक आपके भीम सिंह डोडिया, एक रामदास राठौड़, एक रामशाह तंवर, हकीम खां सूरी, जो कि मेवाड़ जो आपके महाराणा प्रताप की हरावल सेना का जो आगे वाला पार्ट का जो नेतृत्व किया था वो हकीम खान सूरी ने किया था। इसके अलावा भामाशाह, ताराचंद और झाला बीदा, ये जो लड़ रहे थे महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे। जबकि मैं बात कर लूँ मुगल सेना की तरफ से मान सिंह प्रथम, सैयद अहमद,
सैयद हासिम, जगन्नाथ कच्छावा, इसके अलावा माधो सिंह कच्छावा, मुल्ला काजी खान और राव आपका लूणकरण और मिहितर खां, ये जो लड़ रहे थे आपके मुगल सेना की तरफ से लड़ रहे थे। भाई महाराणा प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे, जबकि मुगलों के पास 80,000 सैनिक थे। कितने? 80,000 सैनिक आपके थे। इसलिए फिलहाल जो कि कुछ कुछ जो आपके इतिहासकार ये कहते हैं कि भाई हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णित रहा, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है महाराणा प्रताप ने जीता, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो मुगल बादशाह अकबर के द्वारा जीता गया था। ठीक है, अब बढ़ जाता है अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, रावचंद्र सेन को किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन को आपका महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पथ प्रदर्शक कहा जाता है। इसके अलावा मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? वो भी रावचंद्र सेन को कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? वो भी आपके रावचंद्र सेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रावचंद्र सेन को कहा जाता है। देखो, ये राव मालदेव के पुत्र थे। इनकी मृत्यु के बाद 1562 की बात बता रहा हूँ, 1562 के बाद जो विधिवत रूप से यानी रावचंद्र सेन का आपका राज्याभिषेक किया गया। राठौड़ वंश में अपने अपमान का बदला लेने के लिए मुगल सम्राट अकबर के शिविर में भी गए थे ये, लेकिन वापस चले आए थे। रावचंद्र सेन की संकटकालीन जो राजधानी थी वो सिवाना थी, और एक आपके भादराजून जो कि उनका एक महत्वपूर्ण स्थान यानी केंद्र था। देखो, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ। देखो, तो मालदेव ने अपने छोटे चंद्रसेन को राजा बनाया था, छोटे बेटे को। तो इससे नाराज होकर मालदेव के जो बड़े बेटे थे ना, एक तो राम और दूसरा मोटा राजा उदय सिंह, ये सवाल जो है ना अकबर के पास चले गए थे। यही सवाल आपका एग्जाम में पूछा था कि मालदेव के कौन से पुत्र यानी कौन से भाई थे जो वो चंद्रसेन से रूठ कर अकबर के दरबार में चले गए थे। तो सही उत्तर होना चाहिए आपका राम। कौन सा? राम। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल याद रखना आपको। सहायता के लिए कहाँ चले गए थे? अकबर के पास। और सहायता के लिए अकबर जोधपुर पर आक्रमण करता है। चंद्रसेन अकबर की विशाल सेना को देखकर भादराजून चला जाता है। चंद्रसेन अकबर के दरबार 1570 में गया, ठीक है, परंतु अकबर का जो झुकाव था अपने बड़े भाई उदय सिंह की तरफ देखकर वो वापस लौट आए। वे अकबर से बिना मिले ही चला गया। अकबर ने भादराजून पर आक्रमण कर दिया। चंद्रसेन सिवाना चला गया। चंद्रसेन पूरे जीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और 1581 ईस्वी में संचियाप सारण की पहाड़ियाँ जो कि पाली में पड़ती है, चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। फिर आपके जो मोटा राजा उदय सिंह शासक बने। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, तो इसकी चर्चा अपन करना चाहेंगे ज़रूर ज़रूर। तो देखो, ताम्रवती के नाम से जिसे जाना जाता है वो आहड़ है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूँ, देखो, एक तो होता है आपकी ताम्र नगरी। ताम्र नगरी किसे कहते हैं? तो वो होता है खेतड़ी। ठीक है, खेतड़ी। ताम्र नगरी आपका क्या है? खेतड़ी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, इसके अलावा थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूँ कि गणेश्वर सभ्यता जो है उसे क्या कहा जाता है? तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। आपसे पूछ ले ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर, ताम्रवती नगरी आहड़, और ताम्र नगरी आपकी खेतड़ी हो जाएगा। अब थोड़ी सी आहड़ की मैं चर्चा आपसे करना चाहूँगा। देखो, आहड़ की अगर मैं चर्चा कर लेता हूँ तो आहड़ आपको उदयपुर में मिली थी। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। इसकी जो खोज करता है वो एक के व्यास है 1953, अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में। ठीक है, उसके बाद इसका उत्खनन RC अग्रवाल द्वारा भी किया गया था और HD सौखलिया के द्वारा भी किया गया था। इसके मैं उपनामों की बात कर लूँ तो देखो, बनास सभ्यता भी कहा जाता है, धुलकोट भी कहा जाता है, ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, आगाठपुर भी कहा जाता है, आगाठ दुर्ग भी कहा जाता है। एक नया नाम आपके लिए है, क्या कहा जाता है? इसे प्रेत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नगरी के नाम से जाना जाता है? प्रेत नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। किसे? आहड़ की बात कर रहा हूँ मैं। इसे प्रेत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख अवशेषों की बात कर लूँ तो देखो, या बस्ती नुमा बसावट मिली है, ग्रामीण सभ्यता है, या खंडित हवन वेदिका, उसके पास हड्डियाँ, जो तिल, पीली सरसों के अवशेष आपको मिले हैं। इसके अलावा बलि प्रथा का प्रचलन भी था, मांसाहारी जनजीवन था, लाल, भूरे और काले रंग के मर्दभांड मिले जिन्हें गोरे व कोठा कहा जाता था अनाज के संग्रहण के लिए। रसोई घर में ताम्र के बने भोज्य पात्र और 6 चूल्हे प्राप्त हुए एक साथ।
ठीक है। इसके अलावा तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं मिली है, जिसमें से 3 मोहरें प्राप्त हुई है। ठीक है। टेराकोटा से बनी वर्षभ आकृति वाली मोहरें मिली है, जिसे बनासियन बुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनासियल बुल कहा जाता है। और मकान की छत बांस की लकड़ियों से ढकी हुई है, उनके ऊपर मिट्टी का लेप किया हुआ है। ये सारे फैक्ट जो आपको प्राप्त हुए थे आहट सभ्यता से प्राप्त हुए थे। ठीक है। बेराट, देखो अब मैं बता देता हूँ, बेराट सभ्यता आपके जयपुर में नहीं रही, अब ये कोटपुतली बेरोड के अंदर चली गई। बेराट कहाँ चली गई? कोटपुतली बेरोड यानी नए जिले के अंदर शामिल होगी। कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में कुछ भी नहीं तोड़ा गया। बागोर जो है आपका ये भीलवाड़ा में है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। ठीक है, बागोर आपका भीलवाड़ा में है। और कालीबंगा, बेराट सभ्यता की जो खोज करी थी दयाराम साहनी ने, कालीबंगा की जो खोज करी थी किसने करी? अमलानंद घोष ने। बागोर की जो खोज करी थी वीएन मिश्र के द्वारा, जो कि यह प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते बागोर भीलवाड़ा से। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शानदार वाला। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1612, 1585 और 1574 और 1541। ठीक है। तो देखो इसके बारे में बात कर लूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना 1574 को गद्दी पे बैठे थे। कब बैठे थे? 1574 को। ठीक है। और 1612 तक इनका शासनकाल था। ठीक है। 1585 की अगर मैं बात कर लूँ तो महाराणा प्रताप ने जो राजधानी बनाई थी चावंड, उसको 1585 में बनाई थी। 1541 की मैं बात कर लूँ तो पाहेबा का युद्ध जो लड़ा गया था आपका, वो 1541 में ही लड़ा गया था। ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए। राय सिंह की अगर थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँ तो बिल्कुल आपको याद रखना गाइस, इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में ज़रूर मैं चर्चा करना ही चाहूँगा आपसे, जो कि बार बार आपको एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। देखो 1574 में बीकानेर के शासक बने थे आपके राय सिंह राठौड़। अकबर और जहांगीर के यानी 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी आपके राय सिंह राठौड़ ने। ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो अकबर ने राय सिंह को मारवाड़ का गवर्नर भी नियुक्त किया था। जबकि कठोल की लड़ाई 1573 में हुई थी। कठोली की लड़ाई कब हुई? 1573 में। किन किन के मध्य? गुजरात के इब्राहिम हुसैन मिर्जा की शाही सेना के नेतृत्व में राय सिंह ने कठौती नामक स्थान पर पराजित भी किया था। सम्राट अकबर ने राय सिंह के नेतृत्व में 1574 में सिवानागढ़ पर अधिकार करने भेजा। और अकबर ने राय सिंह को 4000 का मनसब दिया था। कितना? 4000 का। जबकि जहांगीर के शासनकाल में इन्हें 5000 का मनसब दिया जाता था। कितना? 5000 का मनसब। अकबर व जहांगीर की तरफ से जूनागढ़, सोरठ, नागौर, शमशाबाद आदि परगने राय सिंह को ही मिले थे। राय सिंह की वतन जागीर में 47 परगने थे। कितने? 47। और जहांगीर के राय सिंह अत्यधिक विश्वास था राय सिंह के ऊपर जहांगीर को। और 1606 की बात कर लो तो जहांगीर के युद्ध के लिए राजधानी आगरा से बाहर गया था। तब आगरा की रक्षा के लिए राय सिंह को वहां नियुक्त करके फिर गया था। यानी इससे आपको ये पता चलता है कि जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र सेनापति जो था, सेना नायक, वो आपका राय सिंह था। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बहुत आसान सवाल है। इसे तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि आप गलत नहीं करो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10.41%। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब देखो मैं कुछ रिलेटेड फैक्ट बता देता हूँ। पूरे भारत का रेगिस्तान कितना है? तो 61.11% है। बिल्कुल आपको याद रखना। पूरे भारत का राजस्थान में पशुधन की बात कर लूँ तो 10.58% है। पूरे भारत की राजस्थान की जनसंख्या की मैं बात कर लूँ तो 5.66% है। कितना? 5.66% है। और इसके अलावा लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र की मैं बात कर लूँ तो 10.40% है। कितना? 10.40%। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का क्षेत्रफल आप सभी जानते हो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जबकि इसको अगर मील में पूछ लिया जावे तो आप क्या बताओगे? 132,140 माइल, वर्ग माइल, यानी 1,32,140 वर्ग मील आपका जो है ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। मील के अंदर, ये आपका है किलोमीटर के अंदर। बिल्कुल आपको याद रखना। ठीक है। और मैं राजस्थान की जनसंख्या की बात कर लूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना 6.85 करोड़। कितनी है भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है कितनी है? 6.85 करोड़ है। बिल्कुल आपको याद रखना। अभी तक आपकी नवीनतम जनगणना आई नहीं है, तब तक आपको 2011 वाली ही याद रखनी होगी। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखो गंभीरी, मेसवा, माही, जाखम, काली सिंध परवन और साबरमती माजम। तो बिल्कुल इसका जो नो का आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला कौन सा? तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 1। देखो गंभीरी जो है ना, गंभीरी, ये इसकी सहायक नदी मेसवा नहीं है।
ठीक है। मैस्वा तो आपके साबरमती की सहायक नदी है। मैस्वा, माजम, वैतरक, ये जो है ना आपकी साबरमती की सहायक नदी। साबरमती जो कि आपके उदयपुर के कोटड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। कुछ राजस्थान में बहकर ये गुजरात में चली जाती है और गुजरात की प्रमुख नदी है ये। गांधीनगर इसी पे बसा हुआ है और जो गांधी जी का आश्रम बना हुआ है वो भी इसी नदी के किनारे आपका बना हुआ है, बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण और वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो जैसलमेर के अंदर, आप सभी जानते हो सबसे सूखा जिला, सबसे कम बरसात वाला जो जिला है राजस्थान में वो जैसलमेर है। जैसलमेर में लगभग 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। केवल कितनी वर्षा होती है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि सर्वाधिक वर्षा वाले की बात कर लूँ तो झालावाड़ है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका कौन सा है? झालावाड़। 100 सेंटीमीटर लगभग कितनी बरसात होती है? 100 सेंटीमीटर। अब अगर मैं स्थानों की बात कर लूँ कि सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो सम जैसलमेर है, लगभग 5 सेंटीमीटर बरसात होती है। कितनी? 5 सेंटीमीटर। जबकि मैं बात कर लूँ सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा था, आपको बिल्कुल याद रखना, आपका माउंट आबू। 100 सीएम लेकर 150 सीएम तक बरसात होती है आपके माउंट आबू में। कितनी? 150 सीएम तक। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना कौन सा? सम जैसलमेर। और देखो सबसे ज़्यादा वज्र तूफान जो आते हैं ना आपके जयपुर और झालावाड़ के अंदर आते हैं, ठीक है। मैंने कल ही आपसे चर्चा करी थी कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर में आती है, लेकिन गंगानगर के दो टुकड़े हो गए, एक तो आपका अनूपगढ़, एक आपका गंगानगर। तो दूसरे स्थान पर था आपका हनुमानगढ़। तो अब जो सर्वाधिक आंधी आती है राजस्थान के कौन से जिले में आती है, तो आपको बिल्कुल याद रखना वो कौन से जिले के अंदर आती है? हनुमानगढ़ में सर्वाधिक आपकी आंधियाँ आती हैं। तो ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके क्षेत्र के नाम दिए हुए, दूसरी तरफ आपको स्थानीय नाम दिए हुए, और इसको आपको सुमेलित भी करना है, नीचे आपको कूट भी दिए हुए हैं। तो अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा ये कर लेते हैं इसको अच्छे से, और इसको मैच कर लेते हैं। तो इसको मैच करते हैं अपन। देखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये क्या कहलाता है? तो आपको बिल्कुल याद रखना, ये जो आपका कहलाता है ना, ये बिल्कुल क्या कहलाता था? ये आपका वागड़ कहलाता है, ठीक है। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिला, इसमें भौमट आता है आपका। डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर जिला जिसमें पूर्वी सिरोही शामिल होता है उसे भौमट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौमट। जबकि आबू पर्वत खंड को आप अबुर्द कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। आबू का प्राचीन नाम भी आपका अबुर्द था। कोटा, बूंदी और बारा, ये जो आपका आता है ये हाड़ौती के पठार में शामिल है, ठीक है, बिल्कुल आपका याद है। एक जिला और शामिल कर लो आप, इसमें एक जिला और शामिल हो जाएगा, कौन सा? आपका झालावाड़। तो आपको बिल्कुल ये हाड़ौती हो जाएगा। देखो ये पहले हाड़ा राजवंश का राज था, इसीलिए इसे इसका नाम जो पड़ा ना हाड़ौती पड़ा। और हाड़ौती का पठार जो है ये अरावली का पार्ट नहीं है, ये मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है। और हाड़ौती का पठार का जो निर्माण हुआ था वो ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ था। किससे? ज्वालामुखी प्रक्रिया से, यानी क्रिटिशियस काल के अंदर इसका निर्माण हुआ है, बिल्कुल आपको याद रखना। और लावा से निर्मित है ये, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। जनगणना 2011 एवं 2001 एवं 11 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है, ये आपको बताना है। तो 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजसमंद और चूरू के अंदर आपके लिंगानुपात में कमी आई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो लिंगानुपात की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो सर्वाधिक लिंगानुपात आपके डूंगरपुर का है। कितना है? 994। कितना? 994, बिल्कुल आपको याद रखना। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है भाई? 994 है, जो कि आपका डूंगरपुर का है। जबकि सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात की बात कर लूँ तो आपका पाली है 1003, ठीक है। और मैं बात कर लूँ सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात की, तो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात जो है वो आपका है टोंक का 985। कितना है? 985 है, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल आप याद रख सकते हो। जबकि शिशु लिंगानुपात जो है वो 888 है। कितना है? 888। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है? 888 है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, कथन एस कह रहा है, जबकि कारण आर। राज्य में जलवायु और
उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। तो मैं आपको जो आंसर बता रहा हूँ फाइनल आंसर के अनुसार बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको डाउट नहीं करना। इसका जो आपका राइट आंसर माना कि दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, एस भी सही है और आर भी सही है, ठीक है, दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिला और ये पर्यटन स्थल, एक तरफ आपका अलवर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, एक तरफ आपके पर्यटन स्थल है। तो देखो भरतपुर में आता आपका डीग, लेकिन डीग अब नया जिला बन गया है, तो बिल्कुल आपको याद रखना भरतपुर से अलग होकर बना है। डीग के बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा हो जाए तो देखो डीग के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ। अगर डीग आया है तो आपको बिल्कुल याद रखना कि डीग जिले की सीमा राजस्थान के 2 जिले से टच होती है। कितने जिले से टच होती है? तो 2 जिलों से टच होती है, बिल्कुल आपको याद रखना। कौन कौन से? एक तो अलवर, दूसरा आपका भरतपुर हो जाएगा। एक तो आपका अलवर हो जाएगा, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरा आपका भरतपुर हो जाएगा। कौन सा? भरतपुर। जबकि डीग जो है ना 2 राज्यों से भी सीमा बनाता है, एक तो उत्तर प्रदेश, एक आपका हरियाणा। एक तो उत्तर प्रदेश से बनाता है, दूसरा आपका किससे बनाता है? हरियाणा से बनाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो जो डीग में जो उपखंड है ना उनके बारे में बता देते हैं। तो डीग है, कुम्हेर है, नगर है, सीकरी है, कामा है, पहाड़ी है, यानी 6 उपखंड है आपकी, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो गंगा दशहरा का जो फेमस मेला है वो आपके डीग की कामा तहसील में लगता है। कहाँ लगता है? डीग जिले की कामा तहसील में। और डीग को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। डीग के जल महलों में गोपाल महल जो है वो आपका फेमस है, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। और डीग जिले से ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी आपका गुजरता है। ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। जबकि डीग का पुराने नाम की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना है दिरगापुर है भाई। क्या है? दिरगापुर। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको याद रखना है। डीग का पुराना नाम क्या? आपका दिरगापुर है, बिल्कुल आपको याद रखना है। जबकि डीग का किला और जल महल का जो निर्माण करवाया था वो सूरजमल ने करवाया था। किसने करवाया था? सूरजमल ने करवाया था, ठीक है। और डीग को भरतपुर की जो पहली राजधानी बनाया था वो महाराजा बदन सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? महाराजा बदन सिंह ने बनाया था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो गोकुल चंद्र जी का जो मंदिर है वो भी आपका कामा डीग में है। ब्रज महोत्सव भी आपका डीग में लगता है, ठीक है। मुर्रा नस्ल की भैंसों का जो प्रजनन केंद्र है वो कुम्हेर डीग के अंदर है, ठीक है, कुम्हेर डीग के अंदर, ये भी आपको याद रखना। जबकि नौटंकी जो लोक नाट्य है, जो कि पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नाट्य, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो किसने की थी? डीग निवासी भूरे लाल ने। किसने? भूरे लाल के द्वारा की गई थी। ये भी आपको बिल्कुल फैक्ट याद रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो भोजन थाली का जो मेला लगता है आपका, ये कहाँ लगता है? तो डीग के अंदर ही लगता है। कब लगता है? ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है, बिल्कुल आपको याद रखना भी है। अब आगे बढ़ जाते गए। डीग के जो महल है ना, डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? ये तो महाराजा सूरजमल के द्वारा आपके डीग के महलों का निर्माण करवाया गया था। तो ये डीग जिला हो गया, इसको सम्मिलित कर रहे थे अपन तो भरतपुर से डीग। अलवर में आपके पांडुपोल हो जाएगा, ठीक है। अजमेर में आपका सोनी जी की नसिया हो जाएगा। बीकानेर का आपका कोलायत हो जाएगा। बीकानेर का आपका कौन सा हो जाएगा? कोलायत। तो 14 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला देख लो आप, सी। पहले का सी भरतपुर सी। ऑप्शन नंबर 2 जो है ना आपका 14 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी गाइज, 2 नहीं है, फर्स्ट का डी है ना आपका, तो ऑप्शन नंबर डी 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थायीकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कच्चे माल की उपलब्धता। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कौन से जिले में सॉरी गाइस, सॉरी, तो राजस्थान के कौन से जिले में आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो 16 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर, ठीक है। और इसको जो अगर नंबरों में बात कर ले तो इसे फिफ्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिफ्थ। राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु खंड है? तो आपको बिल्कुल याद रखने 10 हैं, ठीक है। सबसे बड़े की बात कर लूँ तो मैं फर्स्ट सी है, जबकि सबसे छोटे की बात कर लूँ तो फोर्थ बी है आपका। कौन सा है? फोर्थ बी है। आपको बिल्कुल ये फैक्ट भी याद रखने हैं। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? ये आपको बताना है। अब आंकड़े बदल गए, मैंने कहा था जब भी पढ़ेंगे नई राजस्थान जीके के साथ पढ़ेंगे। जिस क्वेश्चन में बदलाव हुआ उस क्वेश्चन की भी चर्चा अपन करेंगे। तो इसमें पहले 2 जिले थे अलवर और भरतपुर, अब 3 जिले हो गए। कौन सा जिला नया शामिल हो गया? तो डीग आपका नया जिला शामिल हो गया। डीग, भरतपुर, अलवर, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंदर अब 3 जिले हो गए। इसकी शुरुआत 1986 के अंदर हुई थी। मेवात क्षेत्र में जो
लोग रहते हैं उनके विकास और उनके उन्नयन जीवन के लिए इस कार्यक्रम की आपकी शुरुआत की गई थी। मेवात विकास कार्यक्रम पूर्णतः ये 100% राजस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है आपका मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं। कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? तो 18 का जो बिल्कुल सही आपका आंसर होने वाला, हरमटन हवा को डॉक्टर हवा कहा जाता है। कौन सी हवा को? हरमटन हवा को आपको डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दक्षिणी पश्चिमी। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर होने वाला, चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है। चेन्नई से में लौटते हुए मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है। तो बिल्कुल दोनों ही कथन आपके सही है। चेन्नई वाला वर्षा की परिवर्तनशीलता भी सही है, लौटते हुए मानसून से चेन्नई में ज़्यादा बरसात होती है, दोनों ही कथन आपके सही है। यदि अंडमान में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह में अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए? तो बिल्कुल ये जो आपका क्वेश्चन है फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया है, तो इसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे, क्योंकि गलत फैक्ट बताने से अच्छा है कि उसकी चर्चा नहीं की जाए। अब किस आधार पर डिलीट किया है ये अपन बता नहीं सकते, ये आरपीएससी ही आपको बता सकती है। भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहलाता है? तो 23 की मैं राइट कर लूँ तो 1921, क्योंकि 1911 से 21 के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि दर रही थी वो -6.29 रही थी, इसीलिए क्या कहा जाता है इसे? जनसांख्यिकी का विभाजन वर्ष कहा जाता है। जबकि सर्वाधिक जो वृद्धि हुई थी वो 1971 से 81 के मध्य 32.97%। कितनी? 32.97% सर्वाधिक आपकी जनसंख्या वृद्धि रही थी। जबकि 2011 की मैं बात कर लूँ तो 21.3 आपकी जनसंख्या वृद्धि दर रही है। कितनी? 21.3। जबकि सर्वाधिक वृद्धि जो हुई थी कौन से जिले में हुई? तो आपको बिल्कुल याद रखना, बाड़मेर के अंदर आपकी सर्वाधिक वृद्धि हुई थी 32.5। उसके बाद आपका जैसलमेर में हुई थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हो। महान सीमा भ्रंश यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किसे अलग करता है, ये आपको बताना है। तो देखो, महान सीमा भ्रंश तो आपके वो राजस्थान के अंदर अरावली और विंध्य कंगार को अलग करता है, तो ये बिल्कुल डिलीट होगा आपका, बिल्कुल क्वेश्चन सही नहीं है। ठीक है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट ये आपका बिल्कुल सही नहीं, इसके अंदर ऑप्शन सही नहीं बनाए गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा जो लगती है, बिल्कुल आप सभी को पता है कि बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। 4096 किलोमीटर। ठीक है, कितनी? 4096 किलोमीटर सीमा जो लगती है बांग्लादेश के खिलाफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो आपकी स्थित है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे बनी हुई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे। ठीक है, कौन से? ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है उसके सहारे आपकी ग्रेट बैरियर रीफ बनी हुई है, सारी कोरल से बनी हुई है, बिल्कुल बड़ी एक लंबी पहाड़ी की सीरीज के अंदर बनी हुई है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है। तो 27 का अपन देख लेते हैं। अत्यधिक वर्षा, वनों की कटाई, अत्यधिक खेती, अतिचारण। तो चारों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो कथन ए है आपका, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची के कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होगी। तो 28 का जो है ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल सही है, बाकी तीनों ही आपके गलत हैं। आगे बढ़ जाता है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे? तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टीकाराम पालीवाल जो कि राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी थे, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, और देखो राजस्थान में अब तक 4 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं आपके। कौन कौन से? तो बिल्कुल एक तो टीकाराम पालीवाल हो गया, दूसरा आपका हरिशंकर बावड़ा। कौन है? हरिशंकर बावड़ा।
तीसरे की बात कर लूँ तो कमला बेनीवाल, कौन है? कमला बेनीवाल। चौथे की बात कर लूँ तो जो कि आपकी वर्तमान जो विधानसभा चल रही है उसमें रहते हैं कौन? सचिन पायलट। अब आपके वापस से नए इलेक्शन होने वाले हैं, देखते हैं कौन सी सरकार बनती है। निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में नहीं रहे थे? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखो, एक तो आपके जयनारायण व्यास भी नहीं रहते, दूसरा आपके भैरू सिंह शेखावत भी नहीं रहते। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, एक तो भैरू सिंह शेखावत, दूसरा आपके कौन? जयनारायण व्यास। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। जयनारायण व्यास जो कि ये टीकाराम पालीवाल के बाद जो मुख्यमंत्री बने थे वो जयनारायण व्यास ही बने थे। जयनारायण व्यास जो है ये मनोनीत भी थे और आपके निर्वाचित मुख्यमंत्री भी थे, बिल्कुल आपको याद रखना। जबकि भैरू सिंह शेखावत ने राजस्थान में सर्वप्रथम जो सरकार बनाई थी वो 1977 में बनाई थी। कब बनाई थी भाई? 1977 से 80 तक पर आपका जो है राष्ट्रपति शासनकाल भी लग चुका था दूसरा। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना। एक तरफ मुख्यमंत्री की सूची दी हुई, एक तरफ मुख्य सचिव आपको दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया के समय आपके केपीयू मेनन थे, बिल्कुल सही है। शिवचरण माथुर के समय मदन मोहन कृष्णवल्ली थे। भैरू सिंह शेखावत के टीवी रमणन थे। लेकिन बरकतुल्ला खान के समय आपके आरडी माथुर नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन से करते भारत सरकार के राजनयिक कार्यों के संबंधी मंत्रिमंडल समिति के है? तो 32 का अपन देख लेते, कूट दिए हुए आपके नीचे। तो केंद्र राज्य संबंधी समस्याओं पर विचार करना, ऐसे आर्थिक और राजनीतिक मामले पर विचार करना जिस पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने की आवश्यकता हो, विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत मामले पर विचार करना जिनमें बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित ना हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। आपकी 32 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, तीनों ही कथन आपके बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है, ये आपको बताना है। तो इसके जो सभापति रहते हैं वो राजस्थान के गवर्नर रहते हैं, यानी राजस्थान के राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ वे राज्य जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया था। तो देख लेते अपन कौन सा सही नहीं है। मोहनलाल सुखाड़िया आपके आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, बिल्कुल सही। जगन्नाथ पहाड़िया बिहार के बने थे, बिल्कुल सही। हरिदेव जोशी आपके त्रिपुरा के बने थे, बिल्कुल सही है। सॉरी गाइस, हरिपुरा यही आपका गलत है, बस त्रिपुरा के राज्यपाल नहीं बने थे, यही आपका गलत है। बाकी शिवचरण माथुर आपके असम के बने थे। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका बिल्कुल सही आंसर है। 34 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किस वर्ष राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 1994 के संशोधनों को पंचायतों में स्थायी समितियों के प्रावधान किया गया? तो 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000 में। कब? 2000 ईस्वी के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर मूडीमैन। अलेक्जेंडर मूडीमैन, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किसने ये प्रदान किया कि 21वीं शताब्दी के विश्व व्यवस्था में तनाव व संघर्ष की वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारधारात्मक और राजनीतिक और आर्थिक होकर सांस्कृतिक होगा? ठीक है, आर्थिक ना होकर सांस्कृतिक होगा। 37 का जो राइट आंसर है वो सैमुअल हटिगटन का ये आपका कथन है, बिल्कुल आपको याद रखना मत है। भारत के निम्नांकित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाई गई थी? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई को। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रीन पीस संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ग्रीन पीस संगठन की जो आपकी स्थापना हुई थी 1971 के अंदर हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन, ये 40वां क्वेश्चन जो है इसको डिलीट कर दिया गया, तो इसकी चर्चा अपन बिल्कुल नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये किस अनुच्छेद में कहा गया कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? तो 41 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अनुच्छेद 315 के अंदर आपका कहा गया है।
निम्नांकित में से कौन सी नियुक्तियां हेतु भारतीय सरकार के मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है? तो 42 की अगर मैं बात कर लेता हूँ गाइस, तो बिल्कुल आपको याद रखना, भारतीय रिजर्व गवर्नर, भारतीय रिजर्व के डिप्टी गवर्नर और अध्यक्ष रेल बोर्ड, तो ये तीनों ही आपके बिल्कुल इसके अपेक्षित है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से, एक तरफ आपको लेखक दिए हुए हैं, एक तरफ आपको पुस्तकें दी हुई है, तो सूची 2 को सूची 1 से मैच करना है और फिर आपको कूट का मिलान करना है। ठीक है गाइस, तो करते हैं अपन बिल्कुल। एक तरफ देखो आपके जगदीश भगवती हैं, इनकी जो आपकी किताब है कौन सी है? इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, इनकी जो बुक है आपकी कौन सी हो जाएगी? मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क। इसके बाद मैं बात करूँ उल्रिक बेक की, तो उल्रिक बेक का जो संबंध हो जाएगा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। और जबकि मिल्टन फ्रीडमैन की बात कर लो तो कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ऑप्शन नंबर 3 इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सही कूट जो है इसके अंदर देखते हैं तो आप ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से भारत के उपराष्ट्रपति में से कौन से निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो 44 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं बात करूं तो आपके एक तो एस राधाकृष्णन और एम हिदायतुल्ला, यानी ऑप्शन ए और सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। असम गण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 46 की अगर मैं बात करता हूं तो देखो इसका जो सही सुमेलित नहीं है ना, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल आपका सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राज्यिक नदियों और नदी दूनों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बिल्कुल आपको याद रखना 262, आर्टिकल 262 के अंदर। कगारवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो कगारवाद का जो सिद्धांत दिया किसने दिया था आपको बिल्कुल याद रखना, जॉन फॉरेस्ट डेलेस ने दिया था। क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नांकित में से किससे हैं? तो 49 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भूमंडलीय ऊष्मीकरण को कम करना है, तो आपका इसका जो संबंध है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2003 में किस देश में रोज रिवोल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति हुई? तो 50 का अगर मैं बात कर लूँ तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जॉर्जिया। कौन सा? जॉर्जिया जो है आपका बिल्कुल गुलाबी क्रांति के लिए आपका फेमस है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एचेसन प्लान। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ठीक है, आधिकारिक यात्रा और वर्ष इसमें दिया हुआ है और आपको मैच करना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखो मैं बात कर लेता हूँ, तो बिल्कुल भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा, ये तो आपका बिल्कुल सही है। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा 1988 बिल्कुल सही है। और चीन के प्रधानमंत्री ली पेक की भारत यात्रा ये 92, ये आपका सही नहीं। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही नहीं है। बाकी चौथा जो आपका ऑप्शन है कि चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन की भारत यात्रा 1996, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते गाइस। बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा बनास ब्राह्मणी बनास परियोजना, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। हाल ही में राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू यानी प्रथम प्रवेश किया है? तो 54 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा खलील अहमद। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान के लिए स्टार रैंकिंग प्रारंभ की गई है, तो 55 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजकीय विद्यालयों के लिए। ये आपके करंट अफेयर के सवाल है, जो भी देख लो आप। भीलवाड़ा में हाल ही में प्रारंभ हुए मेडिकल कॉलेज का नाम क्या है? तो 56 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजमाता विजयराजे मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि दी जाती है? तो 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 50,000। राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की है? तो 58 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दिशारी। कौन सा? दिशारी ऐप। कौन सा ऐप? दिशारी ऐप। राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवाकाल में कितने वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है? तो 59 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं बात करूँ तो 2 वर्ष का।
निम्नांकित में से राजस्थान का कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग 2018 में सम्मिलित नहीं है? तो 60 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चूरू। राजस्थान में बच्चों में पोषण स्तर सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना कब प्रारंभ की गई थी? 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 जुलाई 2018। ठीक है, बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा। राजस्थान बजट 2018-19 के कुल व्यय का कितना प्रतिशत सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर प्रस्तावित है? तो 62 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 40.92%। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार 2004 से 16 के दौरान भारत में वास्तविक कृषि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि प्रतिशत में कितनी रही? तो 63 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3.2%। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय के बराबर है? तो 64 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा हो जाएगा आपका NNPFC। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के अनुसार वर्तमान में IIP की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो 65 का बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 2011-12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित कथनों को पढ़ें। राष्ट्रीय आय उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य NPP ज्ञात करने के लिए GNP में मूल्यह्रास को घटा देते हैं। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए और कथन ए और दो दोनों ही आपके बिल्कुल सही हैं। निम्न में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में नहीं मिलता है? तो 67 की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो 10 लाख रुपए का जो दुर्घटना बीमा कवच ये नहीं मिलता, बाकी सारे मिलते हैं। ठीक है, फिर ये आपकी साइकोलॉजी हो गई, तो आप देख लेना मनोविज्ञान वगैरह के जो आपके सवाल है ये आप अच्छे से देख लेना। यहाँ से आपके फिर राजस्थान जी के मुकाम प्रसिद्ध है। आपका मुकाम किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना, आपका जो मुकाम प्रसिद्ध है ये विष्णुइयों की प्रमुख पीठ जो है, संत जसनाथ जी की जो प्रमुख पीठ है वो मुकाम तालवा जो कि बीकानेर में पड़ती है। कहाँ? बीकानेर में पड़ती है। ठीक है, विष्णुई के लिए आपकी फेमस है, बिल्कुल आपको याद रखना है। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? तो 89 का जो आपका राइट है उमैद सिंह प्रथम का जो काल है वो उत्कृष्ट काल माना जा सकता है। कोटा शैली जिसे शिकार शैली के नाम से भी जाना जाता है, और बूंदी शैली जो कि पशु पक्षियों की चित्र शैली के नाम से जाना जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबद्ध रही? तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन का जो संबंध था ये माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी आपकी रमा देवी, इनका संबंध आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से था। राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक जो चला था आंदोलन वो आपका बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। ठीक है, याद रखना आपको कब चला था, तो 1897 से लेकर 1941 तक चला था भाई, 44 बरस तक ये चला था आपका। ठीक है, बिल्कुल याद रखना, बताता कि भारत का सबसे बड़ा ये आंदोलन था जो सर्वाधिक लंबी अवधि तक चला था। ढोला मारू कहानी में ढोला के विवाह के समय उम्र थी, कितनी उम्र थी आपको याद रखना है। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल 3 बरस की उम्र थी भाई। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। मानगढ़ हत्याकांड आपका कब हुआ था? तो 1913 में हुआ था। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 के अंदर। बिल्कुल आपको याद रखना, कई बार सवाल पूछा है यहाँ से। गंवरी लोक नृत्य आपका भीलों का है भाई, किन का है? भीलों का सबसे खास जो नृत्य है उसे गंवरी नृत्य कहा जाता है। ठीक है, ये भीलों का आपका नृत्य है। किस राज्य के प्रजामंडल में 1936 में कर्षणा दिवस मनाया गया था? तो बिल्कुल मैंने आपको कल परसों ही बताया था कि बार बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, रट लेना। कर्षणा दिवस का संबंध आपके जोधपुर प्रजामंडल से है। किससे? जोधपुर प्रजामंडल से है, बिल्कुल आपको याद रखना है। जबकि मारवाड़ यूथ लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1931 में हुई थी और जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल से आपके सुभाष चंद्र बोस का संबंध भी जो है वो किससे है? मारवाड़ से है, बिल्कुल। और जवाहरलाल नेहरू का भी है। आबानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के है ये आपको बताना है। गुज्जर प्रतिहार, चौहान, गुहिल, सिसोदिया और राठौड़। तो 95 का आपका बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा गुज्जर प्रतिहार काल का। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गाइस। आबानेरी और राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है ये गुज्जर प्रतिहार
वंश क्या है आपको बिल्कुल याद रखना है। किस दुर्ग को गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है? तो देखो, तारागढ़ का किला अजमेर, तारागढ़ किला बूंदी, जालोर का दुर्ग, सिवाना का किला। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तारागढ़ का किला अजमेर को गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है। इसे अजय मेरू भी कहा जाता था प्राचीन काल के अंदर, आपको बिल्कुल याद रखना है। और देखो इसके बारे में बात कर लो तो तारागढ़ चोटी की ऊंचाई की बात कर लो तो ये 870 मीटर ऊंची है, जो कि अजमेर की सबसे ऊंची चोटी है, आपको बिल्कुल याद रखना। पहले मध्य अरावली यानी अजमेर की सबसे ऊंची चोटी आपकी गोरमजी थी। अब गोरमजी और मायराजी दूर ये दोनों चोटी आपके ब्यावर जिले में शामिल हो चुकी है। तो अब अजमेर की जो सबसे ऊंची चोटी होगी वो तारागढ़ हो गई। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा अजमेर में और कौन सी चोटी है तो आपको याद रखना नाग पहाड़, ये भी आपका अजमेर में है, जहाँ से आपकी लूनी नदी का उद्गम स्थल है। इसकी ऊंचाई की बात कर लो तो 795 मीटर है। कितना है? 795 मीटर। जबकि गोरमजी की बात कर लो, गोरमजी जो आपकी ऊंची 934 मीटर ऊंची है। कितनी? 34 मीटर। जबकि मायराजी दूर जो है वो 933 मीटर ऊंची है, जो कि अब ब्यावर जिले के अंदर शामिल हो चुकी है। पापूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? तो कोड़ू गांव। कौन सा? कोड़ू गांव, जो कि जोधपुर ग्रामीण जिले में शामिल हो गया। अब जोधपुर में नहीं आएगा ये कोड़ू गांव जो है ना आपका, ये आपका फलोदी के अंदर चला गया। सॉरी, कहाँ चला गया? फलोदी जिले के अंदर अब शामिल हो गया। कौन से जिले में शामिल हो गया? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये जो अब शामिल हो गया आपका, ये कौन से जिले के अंदर शामिल हो गया? तो आपको बिल्कुल याद रखना है, ये फलोदी के अंदर आपका शामिल हो चुका है। और देखो पापू जी का जो आपका मेला लगता है ना, कब लगता है? तो आपको बिल्कुल याद रखना, पापू जी का जो आपका मेला लगता है ये लगता है आपका पापू जी का जो आपका मेला लगता है कब लगता है? तो बिल्कुल मैं बता दूं आपको, चैत्र अमावस्या को लगता है। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को आपका ये मेला लगता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, कोलूमंड फलोदी में चला गया, बिल्कुल कंफर्म है, कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा देखो फलोदी की थोड़ी सी चर्चा अगर मैं कर लेता हूँ फलोदी जिले की, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। देखो फलोदी जिले में क्या क्या शामिल हो गया। पहले तो आपको याद रखना कि फलोदी के जो उपखंड है वो कितने? 6 उपखंड है। फलोदी, लोहावट, आहू, देचू, बाप और बापिनी। ठीक है, अब इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो फलोदी जिले की सीमा राजस्थान के 4 जिलों से लगती है, बीकानेर, इसके बाद आपका नागौर, जोधपुर ग्रामीण और जैसलमेर। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो देखो NH11 का जो संबंध है वो फलोदी से है। भडला सोलर पार्क, अब भडला बाप यानी अब फलोदी में चला गया। भडला पहले आपका जोधपुर में था, अब जो है ये कहाँ चला गया? तो फलोदी जिले के अंदर शामिल हो गया। सोलर पार्क नोख भी अब आपका फलोदी जिले में शामिल हो गया। खिंचन गांव जो कि कुरंजा और गिद्ध की प्रजनन हेतु प्रसिद्ध था, ये भी आपका फलोदी के अंदर चला गया, जो कि 24वां कंजर्वेशन रिजर्व भी था। फलोदी झील खारे पानी की, ये भी फलोदी जिले में होगी। और बापिणी जिसका संबंध मांगलिया मेहाजी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ, ये भी आपके फलोदी जिले के अंदर शामिल हो गई है। इसके अलावा लटियाल माता का मंदिर बिल्कुल आपका फलोदी के अंदर है, बिल्कुल आपको याद रखना। और हड़पू जी का जो पूजा स्थल है ना बेंगटी, ये भी आपका फलोदी में शामिल हो गया, बेंगटी। ठीक है, और ये आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो आपको बिल्कुल याद रखना कि जो आपके राजस्थान का प्रसिद्ध रण क्षेत्र बाप जो है ना, ये भी आपका फलोदी के अंदर शामिल हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो सर्वाधिक न्यूनतम यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी बनाने वाला जो जिला बन गया है वो राजस्थान का फलोदी बन गया है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो लालचंद डड्डा की हवेली आपके फलोदी के अंदर है। सांगीदास थानवी की हवेली आपके फलोदी के अंदर है। और मोतीलाल अमरचंद कोचर की हवेली ये भी आपके फलोदी के अंदर है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा राज्य का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर बाप, ये भी आपका फलोदी में शामिल हो गया। और करणी माता का जन्म स्थल सुआप गांव, ये भी आपका फलोदी में चला गया, पहले जोधपुर में था। ठीक है, इसके अलावा देखो एक फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, लारडिया गांव के बारे में आपने सुना होगा, जिसे न्यू अमेरिका के नाम से जाना जाता है, ये भी आपका फलोदी के अंदर। कौन सा गांव? लारडिया। लारडिया गांव जो है आपका फलोदी में पड़ता है, जिसे न्यू अमेरिका के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो अजमेर मेरवाड़ा का जो राजस्थान में विलय हुआ था आपका बिल्कुल 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का एकीकरण में 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था, आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और अंतिम चरण जो हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो चार चौमा जो मंदिर है ये बिल्कुल आपका कोटा के अंदर ही है। पहले भी कोटा में था, अब भी आपका कोटा में ही पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। ये मंदिर जो कि आपको शिव जी को समर्पित है, बिल्कुल आपको याद रखना। गुप्तकालीन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? गुप्तकालीन मंदिर है।
जीण माता का मंदिर या मेला, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, ये आपको बताना है। तो देखो, जीण माता के मेले की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना, जीण माता का मेला आपका कहाँ लगता है। तो जीण माता का जो आपका मेला लगता है ये आपका सीकर में लगता है। कहाँ लगता है? सीकर के अंदर लगता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब देखो, सीकर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, जीण माता का मेला जो है ना अभी भी आपके सीकर में ही शामिल है, क्योंकि सीकर से अलग होकर आपका नीम का थाना बना था। तो नीम के थाने में आपका बिल्कुल शामिल नहीं है, बिल्कुल आपको याद रखना। ये कहा है तो अभी भी आपका ये सीकर के अंदर ही है, नीम के थाने के अंदर नहीं गया, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर मैं नीम के थाना जिले की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ आपके सामने इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। देखो, नीम के थाने की जो सीमा बनाता है ना कितने जिलों से लगती है, तो आपको बिल्कुल याद रखना कितने जिलों से, 4 जिलों से, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड से लगती हैं, ठीक है। इसके अलावा नीम का थाना आपका हरियाणा से सीमा बनाता है, ठीक है। नीम का थाना सीकर संभाग में शामिल किया गया आपका, ठीक है। और सीकर संभाग में सबसे ज़्यादा माइनिंग जो होती है वो नीम का थाना के ज़िले में होती है, ये भी आपको याद रखना। गणेश्वर सभ्यता जो कि कांटली नदी के किनारे मिली थी, अभी नीम के थाने में हो गई, बिल्कुल आपको याद रखना। खेतड़ी जो तांबे का उत्पादन है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये भी आपका खेतड़ी के अंदर शामिल हो गया। बासियाल कंजर्वेशन रिजर्व खेतड़ी में आ गया। जोगीदास के जो कि छतरी है वो भित्ति चित्रण के लिए फेमस है, ये भी आपके नीम के थाना में शामिल हो गई। पीतमपुरी झील ये भी अब आपके नीम के थाना में शामिल हो चुकी है, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। खेतड़ी जो तांबा नगरी मैंने आपको बताया था, ये सवाल आपका आया था, तो ये आपके किस में शामिल होगी? नीम के थाना में। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जो संबंध है वो नीम का थाना से है। और रायपुर का जो बांध है ये भी आपका नीम के थाना में है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और देवराला घटना जो हुई थी ना अंतिम सती 1987 के अंदर, जो सती घटना हुई थी जिसमें रूप कंवर सती हुई थी, इसका भी संबंध जो आपका है कौन से जिले से हो गया? का नीम के थाना से हो गया। गोरेर सौर ऊर्जा जो संयंत्र है आपका, ये भी नीम के थाना में है। और इसके अलावा अजीत सागर बांध की बात कर लूँ तो ये भी आपका कहाँ शामिल हो गया? नीम का थाना में, जो कि खेतड़ी में पड़ता था। खेतड़ी को अब नीम का थाना में शामिल कर लिया गया। सुनारी सभ्यता नीम का थाना में शामिल होगी। सुनारी और गणेश्वर दोनों सभ्यताएं नीम का थाना में चली गई। सुनारी सभ्यता तो आपकी लोहयुगीन सभ्यता है, ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना, जबकि गणेश्वर सभ्यता आपकी ताम्रयुगीन सभ्यता है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लूँ तो खेतड़ी में दाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण जी का मंदिर भी आपका है, जो कि बहुत फेमस है, याद रखना होगा। पंसारी की हवेली आपके श्री माधोपुर नीम के थाने में शामिल हो गई है। बबाई चोटी जो कि नीम के थाने में चली गई। बबाई चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो आपको याद रखना 780 मीटर ऊंची है। इसके अलावा गुरारा सभ्यता ये भी आप पहले सीकर में थी, नीम के थाने में शामिल हो गई। या 2744 पंचमार्क सिक्के आपको प्राप्त हुए थे, ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा बागोर दुर्ग आपका कहाँ पड़ता है? तो बागोर का जो दुर्ग पड़ता है ये आपका नीम का थाना में पड़ता है, जबकि बागोर सभ्यता आपके भीलवाड़ा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? भीलवाड़ा में पड़ती है। तो ये फैक्ट आपके नीम के थाना के थे, मैंने आपको सारे बता दिए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी।